जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर, जो कि 10 मॉडल पेपर में आज तीसरा मॉडल पेपर है। 2 मॉडल पेपर जो है वह करा दिए गए हैं, पहला और दूसरा मॉडल पेपर। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो जो है पड़ी हुई हैं। सभी मॉडल पेपर जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 मॉडल पेपर से 45 से 48 प्रश्न जो है फंसने वाले हैं एग्जाम में, जो कि हम सीधा क्वेश्चन पेपर ही हल कर रहे हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि अब 7 से 8 दिन ही समय बचे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत की संविधान सभा चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। यह जो थे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टभी सीतारमैया, टी कृष्णाचारी, सी राजगोपालाचारी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे सी राजगोपालाचारी जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जो थे ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कहाँ के? यह जो थे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे मद्रास प्रांत के। और सी राजगोपालाचार्य जी वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। क्या थे? वकील भी थे, साथ में वकील भी थे और राजनीतिक भी थे। वकील थे, राजनीतिक थे और साथ में ही क्या थे? दार्शनिक भी थे। दार्शनिक भी थे और लेखक भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1947 में, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसे लागू कब किया गया था?
अगर पूछा जाए क्वेश्चन लागू कब किया गया था संविधान, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर का दिन जो है संविधान के महत्व का प्रसार करने के लिए चुना गया था। और विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है वह है भारत का। और विश्व में भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 94 संशोधन भी शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी जी ने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की रियासतों को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। और सरदार पटेल ने कोई 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। उस समय जो रियासतें थीं 562 रियासतों को एकीकृत किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारत को मौजूदा स्वरूप प्रदान किया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी याद करता है। इन्हें और क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से भी यह जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से भी यह जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य कौन करता है? तो वह कार्य करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके। समवर्ती सूची के मामले में जो कार्य करती हैं तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कार्य करती हैं। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करती हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समवर्ती सूची में वही विषय शामिल किया गया है जो कि केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में यह बताया गया है मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पूछे जाने की संभावना पूरी तरीके से है। तो मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त, इस समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का गठन किया गया था। या कह सकते हैं सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो सदस्य थे वह 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वह 7 थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो बात है मुर्शिद कुली खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। 1849 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। इसके ठीक 5 साल बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब,
बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो वह थे नाना साहेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए नाना साहेब, जो कि कानपुर के वह खुद के पेशवा कहने वाले जो थे वह नाना साहेब थे। कानपुर के शासक नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोह का संचालन नाना साहेब के नेतृत्व में हुआ था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। और वह अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक, कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि हो सकती है। तो वह कौन सी विधि है जो कि कारखाने विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह एक, कहानी सुनाना, या उपयुक्त नहीं होगा। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, यह भी सही नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। यह विधि कारखाने की यात्रा सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या है, बच्चे प्रायोगिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं और कारखाने की यात्रा आयोजित करने से पहले यात्रा की योजना बनानी चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु को संबंधित कारखाने से संपर्क किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसाइड से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है सीट के एग्जाम में काफ़ी बार। रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की एक कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कर रहा है एडुसैड से क्या अभिप्राय है? एडुसैड जो है यह एक मानव निर्मित उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, तो यह है एडुसैट। इसी को हम क्या कहते हैं? एडुसैट। एडुसैट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है और भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का सफल परीक्षण किया था, जिसका नाम एडुसैट रखा गया था। और वैज्ञानिकों का कहना था एडुसैट के जरिए 1000 वर्चुअल यानी क्लासरूम बनाए जा सकते हैं, जिनका प्रयोग स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा देने में संसाधनों में किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई के, कबीर के, गुरु नानक के, या रविदास के? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वह संत हैं कबीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीरदास।
सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। पंचवाड़ी और बीजक में महान हस्ती कबीर के छंद और विचारों को संरचित किया गया है और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की, चालुक्य काल की, गुप्त काल की? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह भी क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो यह किस काल की कृति है? तो यह है राष्ट्रकूट काल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट काल की यह कृति है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह जो है राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा जो है हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों की श्रृंखला के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा संगठन जो है उपनिषद में आस्था रखता है? तो वह है ब्रह्म समाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज जो है या उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। और ब्रह्म समाज के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन है? तो वह थे राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो हैं ब्रह्म समाज के प्रवर्तक यानी संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।